मेरे 3 महीने के बच्चों को नींद में बहुत सारे झटके आते हैं। उसके हाथ झटकता है, कभी पैर झटकता है। अगर आपके बच्चों को ऐसे सिम्पटम्स हैं, साल भर से नीचे वाले बच्चे हैं और उनको नींद में बहुत सारे झटके आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो नींद में जो छोटे बच्चे जो झटके मारते हैं, हाथ का, पैर का, कभी शरीर का, तो क्या ये सीजर है, क्या ये कन्वर्जन है, क्या ये एपिलेप्सी है कि नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। तो आज ये जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत बार मिस ट्रीटमेंट होता है, मिस डायग्नोसिस होता रहता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नींद में जो झटके होते हैं, क्या ये सच में एपिलेप्सी है या कुछ और है। इससे पहले पेरेंट्स जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप अगर सीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस में जाके पहले उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्लीप मायोक्लोनस। भी मायोक्लोनस का मतलब, मायो मतलब मसल होता है, क्लोनस का मतलब झटका होता है। तो मसल के जो झटके आते हैं, स्पेशली जो नींद में आने वाली झटका है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मायोक्लोनस एक ऐसा चीज है जो कि हाथ के, पैर के झटके जो हैं, शरीर के किसी भी हिस्सा में हो सकता है। वो जागने की अवस्था में हो सकता है, नींद की अवस्था में हो सकता है। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है केवल नींद में होने वाला। तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जन्म के पहले महीने से ही नवजात शिशु होता है, उसका भी वहीं से शुरू होता है, जिसको नियोनेटल मायोक्लोनस बोलते हैं। तो नियोनेटल स्लीप मायोक्लोनस जो होता है वो शुरुआत के कभी कभी पहले हफ्ते से शुरू होता है, कभी दूसरे हफ्ते से शुरू होता है। वो आप देखेंगे कि केवल नींद में होता है। एक चीज खास बात है कि केवल ये नींद में ही होता है, जागते समय में नहीं होता है। अगर आपके बेबीज हैं ऐसे जो केवल नींद में ही झटके ले रहे हैं, तो केवल नींद में है तो आपकी चिंता कम है, इस चीज को आप समझ लीजिए। क्योंकि कई सारी चीजें जो केवल नींद में हल्की हल्की झटके होती हैं, मैं केवल मायोक्लोनस की बात कर रहा हूँ, बड़ी झटके की बात नहीं कर रहा हूँ। केवल करंट जैसे झटके होते हैं जो शरीर के किसी एक हिस्सा में, केवल उंगली में आती है। कई बार देखेंगे केवल उंगली होता है, कभी राइट साइड का हो सकता है, कभी लेफ्ट साइड का होता है। जैसे मेडिकली हम बोलते हैं फोकल, मतलब एक साइड का होना। मल्टी फोकल यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी पैर की उंगली में होती है, तो कभी यहाँ कभी वहां, उसका कुछ फिक्स लोकेशन नहीं होता है। और कुछ होते हैं जनरलाइज मायोक्लोनस भी होते हैं, पूरे शरीर एक साथ झटकता है। तो देखिए, आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें कुछ है जिसमें बच्चे के केवल उंगली झटक रही है, कुछ वीडियो है आप देख रहे हैं जिसमें बच्चा पूरा पूरा शरीर नींद में हल्का हल्का झटक रहा है। तो ये फोकल हो सकता है, ये मल्टी फोकल हो सकता है, मतलब अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्से में हो सकता है। और जनरलाइज मतलब पूरा शरीर भी हो सकता है झटका। तो ये ज्यादातर आप देखेंगे जो स्लीप मायोक्लोनस है, ये कोई एपिलेप्सी नहीं है। ये साधारण बहुत सारे जो बच्चे हैं, नॉर्मली ग्रोइंग बच्चे हैं, उनको रहता है। तो ये जो बच्चे हैं जिनको जन्म के समय में कोई दिक्कत नहीं होती है, जिनको कभी आईसीयू में नहीं रखा, जो प्रीमेच्योर नहीं रहते हैं, प्रीमेच्योर बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन उनकी न्यूनेटल पीरियड ठीक रहता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती कि जन्म में रोए ही नहीं, शुगर कम हुआ, ऐसा जो भी दिक्कतें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका बहुत साफ सुथरा न्यूनेटल हिस्ट्री रहता है, बर्थ हिस्ट्री रहता है, और उनकी डेवलपमेंट भी ठीक रहती है। बहुत बार हम देखते हैं कि ये आपका जन्म के पहले महीने से लेकर 2 महीना, 6 महीना, कभी साल भर बाद में भी शुरू होता है। तो ज्यादातर ये बच्चे जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूनेटल मायोक्लोनस या स्लीप मायोक्लोनस की जो बात कर रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट ठीक रहती है, इनका जन्म के समय में कोई दिक्कत नहीं रहती है, और ये केवल नींद में ही झटके करते हैं। और स्पेशली जब नींद में जा रहे हैं उस समय ज्यादा होता है। जैसे वो नींद में एक बार डीप सो जाएंगे, देखेंगे कि 15-20 मिनट या आधा घंटा बाद आप देखेंगे जब वो नींद की गहराई में चले जाएंगे, उस समय ये पूरा बंद हो जाता है। तो कई बार पेरेंट्स देखते हैं अपने बच्चों को इस तरीके से सोते समय शरीर का बहुत सारा हिस्सा झटक रहे हैं, तो कभी उनको चिंता की वजह से बच्चों को उठा देते हैं, है ना, शुरुआत में। तो इस तरीके की वो, उनको लगता है कि उठाने से शायद वो बंद हो जाएगा। पेरेंट्स की नींद बहुत जो है बहुत खराब हो जाती है इसके चक्कर में। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जो ये सब कंप्लेंट लेके आते हैं। अगर आपके बच्चों को ऐसी सिम्टम्स हैं तो आप छोटा मोबाइल में एक वीडियो बनाइए, वो बहुत जरूरी है कि वीडियो अगर आप लेके आएंगे तो वीडियो से हम उस चीज की देख के ही पता चल जाता है कि ये किस प्रकार की झटके हैं। तो क्यों हम इस चीज की आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे झटके बोलते ही आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सबसे पहले क्या कर दिया, ईईजी कर दिया, जो ब्रेन का करंट नापते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वो कर दिया, और उसकी रिपोर्टिंग हो गई गड़बड़। तो अगर उसकी रिपोर्टिंग में अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो गया तो क्या होता है, बहुत बार ये रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली नहीं होती हैं, और बच्चे के डॉक्टर होते हैं कि जब एबनॉर्मल लिखा हुआ आता है तो कुछ दवाइयां, एपिलेप्सी की दवाइयां शुरू होती है। तो ये बहुत कॉमनली हम लोग हर दिन इस तरीके के बच्चे हमारे पास आते हैं जिनका दिखने में लगता है कि वो प्योर आपका स्लीप मायोक्लोनस है, जो नींद में हो रही है, बच्चा अदरवाइज ठीक है, फिर भी वो कुछ दवाई पे ऑलरेडी बच्चा स्टार्टेड, मतलब 3-4 महीने से चल रहा है दवाइयां और बच्चा खा रहा है ना।
तो इसमें ईईजी का रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर तो हम लोग कई बार ईईजी करवाते भी नहीं है, है ना। हम लोग ईईजी कब करवाते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं उनका अगर डेवलपमेंट में दिक्कत है, या फिर जो झटके आते हैं वो शरीर के एक ही हिस्से में आते हैं, क्योंकि एक ही हाथ में ही उस प्रकार का झटका आता है। जिनका नियोनेटल पीरियड में बच्चा ढंग से रोया नहीं था, या कुछ शुगर कम हो गई है, ऐसा कुछ दिक्कत है, तो इन सब सिचुएशंस में हम लोग ईईजी करवाते हैं। बहुत बार हम लोग को ईईजी या कोई भी आपका इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आपका एब्सोल्युटली नॉर्मल बच्चे इस तरीके से आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं। लेकिन कई बार वीडियोस नहीं रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, या कुछ एटिपिकल टाइप के कुछ फीचर्स हैं, तो हम लोग वो ईईजी करके उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये सच में कोई हम लोग कहीं मायोक्लोनिक एपिलेप्सी को तो डील नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग रूल आउट करते हैं। उसके लिए आपको कोई एमआरआई, सीटी स्कैन या कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप सही से इसका अगर आप राइट पर्सन के पास नहीं पहुंचेंगे, तो हमारे कई बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि 1.5 साल 2 साल तक बच्चा दवाई खा के लास्ट में आया कि दवाई बंद करने का समय हो गया, पता चला कि वो आपका स्लीप मायोक्लोनस था। तो किस कारण से ये स्लीप मायोक्लोनस होती है, तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभी हम जब सोने के लिए जाते हैं तो जब नींद पतली रहती है, जब नींद की तरफ जा रहे होते हैं, अचानक ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ऊंचाई से गिर गए हैं। या आई थिंक हम सब लोगों ने इस चीज को अनुभव किया हुआ है। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल मायोक्लोनस है, जो कि स्लीप मायोक्लोनस जैसा ही चीज है ये। तो बच्चों में भी ज्यादातर आपके पहले हफ्तों में से ही ये शुरुआत होके 2-3 महीने के बाद अपने आप वो चला जाता है। आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ बच्चों को थोड़ा देरी से स्टार्ट होता है, 3 महीने 6 महीने के बाद, और कई बच्चों को 2 साल 3 साल तक, और कभी कभी 5 से 6 साल तक भी ये जो है स्लीप मायोक्लोनस कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन अगर डेली भी हो रहा है तो भी आपको चिंता नहीं करना है। बस आपको इस चीज को प्रॉपरली एक ईईजी करके टू बी श्योर होना है कि इसमें आपका कोई और एपिलेप्सी से डील नहीं कर रहे हैं। अगर बड़ा बच्चा है, बड़ा एज का है, तो एक बार ईईजी करके उस चीज को रूल आउट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कारण क्या है, इसमें बहुत सारे थ्योरीज दिए हुए हैं। एग्जैक्ट कॉज किसी को पता नहीं है, लेकिन जितना साइंस की समझ है कि ब्रेन जो है कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ब्रेन के नीचे एक सब कॉर्टेक्स करके एरिया होता है। तो ब्रेन के जो नीचे वाला पार्ट होता है सब कॉर्टेक्स, वो ऊपर कॉर्टेक्स उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो कई सारी मूवमेंट्स जो हमारी नींद में आती हैं, वो ज्यादातर हमारे सब कॉर्टेक्स मतलब ब्रेन के नीचे वाले हिस्सा से आता है। लेकिन जैसे ब्रेन की मैच्योरिटी होती है, वो ऊपर वाला ब्रेन नीचे के सब कॉर्टेक्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों में या बड़े बच्चों में भी ऐसा होता है कि नीचे वाले ब्रेन का कंट्रोल ऊपर से पूरी तरीके से नहीं आती है, माने सब कॉर्टिकल एरिया को कॉर्टिकल एरिया पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है। तब इस तरीके से वो रिलीज जो हाथ पैर के जो झटके आने लगते हैं, जिसको हम लोग एबनॉर्मल नहीं मानते हैं। ठीक है, ये भी कोई एक वेरिएंट जैसा है जिसको हम एबनॉर्मल नहीं मानते हैं। उससे बच्चों की बुद्धि में, पढ़ाई में, उस किसी भी चीज में कोई इफेक्ट नहीं करता है। या कभी कभी कुछ बच्चों के ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, वो भी स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। वो कुछ अलग टाइप की थ्योरीज हैं। चाहे कारण जो भी हो, इस जो एंटिटी है, इसको हमको समझ के इसको एग्जैक्टली सारे इसमें फिट हो रहा है, तो लोगों को फिर इसकी चिंता नहीं रहेगी। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा है तो आप प्रॉपरली एक्सपर्ट को दिखाएं और उनसे सलाह लें। अगर आपकी ईईजी एबनॉर्मल है तो आप इस चीज को डेफिनेटली नोट डाउन करें कि ये कोई भी रिपोर्टिंग जो है ईईजी की, आपके पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स, यही मैसेज मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ। और मैं आपको सब्सिक्वेंटली ऐसे वीडियोस में आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो आपके सीजर जैसे दिखने वाले कई कंडीशंस हैं जिनको एपिलेप्सी के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे भी ऐसे वीडियोस में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के